दोस्तों, साल था 1997 जब पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस फैल चुकी थी। इस क्राइसिस की शुरुआत थाईलैंड देश से हुई थी, जो आगे बढ़ कर के साउथ ईस्ट के दूसरे देश मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस जैसे देशों में फैल गई। सभी देश करेंसी अवमूल्यन, अर्थव्यवस्था में गिरावट और स्टॉक मार्केट क्रैश से परेशान थे। इन देशों की इस हालत के पीछे का कारण सिर्फ एक इंसान को माना जा रहा था, जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज सोरोस जिसे मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने जीवन भर पानी पी पी कर कोसा है। मलेशिया के पीएम ने एक बार तो जॉर्ज सोरोस के लिए कह दिया था, सोरोस इज़ लाइक अ ड्रग डीलर आउट टू डिस्ट्रॉय नेशंस। यानी सोरोस एक ड्रग डीलर की तरह है जो देशों को बर्बाद करने के लिए निकला हुआ है। थाईलैंड की जनता आज भी जॉर्ज सोरोस को भयंकर नफरत करती है। नफ़रत और अपने खिलाफ इन कड़वी बातों को सुनने का जॉर्ज सोरोस को पुराना एक्सपीरियंस था। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले भी 1992 में जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को शॉर्ट सेलिंग करके बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तब उस टाइम भी जॉर्ज सोरोस को लेकर काफ़ी अधिक बुरा भला कहा गया था। जॉर्ज सोरोस हमेशा से दुनिया भर के देशों के घरेलू राजनीति में छाए रहे हैं। कुछ ताज़ा मामलों की बात करें तो इटली की मौजूदा पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तो जॉर्ज सोरोस को बिग प्रॉब्लम का टैग दे रखा है। वहीं हंगरी देश में जन्मे जॉर्ज सोरोस को खुद हंगरी देश के पीएम ने देश का दुश्मन करार दिया है। जॉर्ज सोरोस के नाम का सिक्का भारत के राजनीति के मैदान में भी आए दिन उछलता रहता है। कभी कांग्रेस जॉर्ज सोरोस का हवाला दे करके बीजेपी पर हमला बोलती है, तो कभी बीजेपी कांग्रेस और सोरोस के बीच मिली भगत का आरोप लगा करके कांग्रेस पर निशाना साधती है। दुनिया भर में खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकार और खुले समाज का समर्थक बताने वाले जॉर्ज सोरोस हमेशा से चर्चा में रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वे दुनिया भर के राजनीतिक आंदोलनों को गुप्त तरीके से फंडिंग देने का काम करते हैं, खासकर उन आंदोलन को जिनकी विचारधारा उनसे मेल खाती हो। जॉर्ज सोरोस के इन सारे एक्ट की वजह से कई सारे देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुई है। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जॉर्ज सोरोस अमेरिकी एजेंडा को आगे लेकर के बढ़ते हैं। जॉर्ज सोरोस जो एक यहूदी धर्म के हैं, उन पर दुनिया का इकलौता यहूदी देश इजराइल आरोप लगाता है कि जॉर्ज सोरोस एंटी यहूदी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देने का काम करते हैं। आरोप तो यह भी लगता है कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का बंदा है। खैर, इन सब आरोप को हटाकर देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस कौन है? इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की दुनिया के लोग आज भी इस 94 साल के बुजुर्ग आदमी के विचार को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह आदमी कभी आपको IMF के मंच पर दिखाई देगा तो कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे नज़र आएगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर के फाइनेंस के एक्सपर्ट जॉर्ज सोरोस की कहानियाँ सुनाते हुए आपको मिल जाएंगे। वही सच्ची कहानियाँ जिसमें जॉर्ज सोरोस ने अकेले दम पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटने पर ला दिया था। थाईलैंड जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का श्रेय भी इसी 92 साल के बुढ़े को जाता है। एशिया महाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म देने का श्रेय भी इसी आदमी को जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आगे हम जॉर्ज सोरोस के बचपन से लेकर के आज तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। विशेषकर इस वीडियो में हम केवल फाइनेंशियल एंगल से ही जॉर्ज सोरोस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जॉर्ज सोरोस के पॉलिटिकल विवादों के बारे में बात नहीं करेंगे। पॉलिटिकल विवादों के ऊपर आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ जॉर्ज सोरोस के फाइनेंशियल इवेंट से जुड़े हुए किस्सों या कहानियों को बताया जाएगा। दोस्तों, आगे हम बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नया हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आसान भाषा में फाइनेंशियल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप फाइनेंशियल कंटेंट बहुत अधिक कंज्यूम करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी देश के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जॉर्ज सोरोस का जन्म उस टाइम हुआ था जब मानव इतिहास के सबसे क्रूर शासक में गिने जाने वाले हिटलर अपने चरम पर था। सोरोस जब केवल 4 साल के थे तब हंगरी देश से करीब 750 किलोमीटर दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हिटलर ने खुद को अपने देश का सबसे बड़ा शासक घोषित कर दिया। अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते हिटलर ने कई सारे देशों पर अटैक किया था, जिसमें जॉर्ज सोरोस का देश हंगरी भी शामिल था। हिटलर ने हंगरी पर 1944 में अटैक किया था।
1944 तक हंगरी देश में यहूदियों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन हिटलर के आने के बाद यहूदियों का कत्लेआम तेज़ी से शुरू हुआ, जिस वजह से केवल एक साल में ही लाखों यहूदियों को हिटलर की सेना ने मार दिया। इस माहौल के बीच में जॉर्ज सोरोस का बचपन बीता था। इसी वजह से जॉर्ज सोरोस 14 साल की उम्र में खुद की पहचान बदलकर हंगरी देश में रहना शुरू कर दिया और 17 साल की उम्र में जॉर्ज सोरोस ने हंगरी से निकल करके पश्चिमी देशों की ओर जाने का फैसला लिया था। 1948 में जॉर्ज सोरोस हंगरी देश से निकल करके लंदन जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। उस समय से लेकर के आज तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस दुनिया का इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज सोरोस आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसके बावजूद जॉर्ज सोरोस ने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जॉर्ज सोरोस दिन में कॉलेज में पढ़ाई करते और रात में नाइट क्लब में जॉब करते। यह सिलसिला अगले 2 सालों तक चला, जब तक कि जॉर्ज सोरोस का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो गया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जॉर्ज सोरोस को मर्चेंट बैंक में गोल्ड स्टॉक आर्बिट्राज ट्रेडर की नौकरी मिल गई, जिसे उन्होंने अगले 2 सालों तक किया। इस बीच पूरे दुनिया में अमेरिकी ड्रीम का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव जॉर्ज सोरोस के ऊपर भी पड़ा और 1956 में जॉर्ज सोरोस ने अपने लंदन की ट्रेडिंग जॉब को छोड़ करके 26 साल की उम्र में इस दुनिया के सबसे महान देश में गिने जाने वाले अमेरिका में जाने का निर्णय लिया। 1956 में अमेरिका पहुंचने के बाद जॉर्ज सोरोस वहां पर खुद की एक फर्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं था, जिस वजह से उन्हें अमेरिका में ही दोबारा से ट्रेडिंग की जॉब शुरू करनी पड़ती है। 1956 से लेकर के 1960 तक जॉर्ज सोरोस ने कई सारे आर्बिट्राज फर्म के लिए ट्रेडिंग किया। इन 4 साल के दौरान जॉर्ज सोरोस ने अपने लिए करीब $25,000 की सेविंग भी कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वह खुद का ट्रेडिंग फर्म खोलना चाहते थे, लेकिन ये पैसे भी कम पड़ रहे थे। इस दौरान जॉर्ज सोरोस कई बार अपनी जॉब को बदला और अपनी फंड शुरू करने के लिए पैसे का जुगाड़ करने लगे। जॉर्ज सोरोस जब जॉब कर रहे थे तो इस दौरान उनका संबंध कई सारे क्लाइंट के साथ बन गया था। जॉर्ज सोरोस ने अपने कई सारे पुराने क्लाइंट को नए ट्रेडिंग फर्म खोलने के आइडिया के बारे में बताया, जिसमें से कई सारे क्लाइंट ने तो नकार दिया, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ने जॉर्ज सोरोस पर भरोसा दिखाया और उन्हें करीब $6 मिलियन की फंडिंग कर दी। इस फंडिंग के दम पर जॉर्ज सोरोस ने अपना फंड, जिसका नाम सोरोस फंड मैनेजमेंट था, उसे 1970 में खोला। फंड खोलने के बाद जॉर्ज सोरोस ने अपने पुराने एक्सपीरियंस के दम पर निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना कर दिया, जिस वजह से कुछ ही समय में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जॉर्ज सोरोस के फंड का नाम काफ़ी तेज़ी से उभर गया, जिस वजह से जॉर्ज सोरोस के पास भारी मात्रा में क्लाइंट का पैसा आने लगा और उसे मैनेज करने के लिए जॉर्ज सोरोस को अपनी टीम बड़ी करनी पड़ी। 1973 में जॉर्ज सोरोस की यह फंड करीब $50 मिलियन का फंड मैनेज कर रही थी, जो 1980 में $300 मिलियन को पहुंच गया। मोर मनी देन गॉड किताब के लेखक सेबेस्टियन मलाबी अपनी किताब में जानकारी देते हुए कहते हैं कि सोरोस के फंड ने शुरू होने के 10 साल के अंदर हर साल लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया था। आगे चल करके जॉर्ज सोरोस ने अपने फंड का नाम बदल करके क्वांटम फंड कर दिया था। 1970 से 1980 के बीच में अच्छा खासा रिटर्न कमाने के बाद 1981 से जॉर्ज सोरोस और उनके फंड के लिए बुरा दौर शुरू होता है। 1981 से 1990 के बीच में जॉर्ज सोरोस के फंड ने बड़ा नुकसान झेला था, जिसकी शुरुआत 1981 से होती है। दरअसल 1981 में अमेरिका में मौद्रिक नीतियों को लेकर के काफ़ी अधिक असमंजस का माहौल बना हुआ था। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊंचा था। जॉर्ज सोरोस का मानना था कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों को घटाएगी, जिस वजह से उन्होंने बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, विशेषकर उस टाइम के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉकर, जिनको अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे एग्रेसिव फेडरल रिजर्व चेयरमैन माना जाता है। फेडरल चेयरमैन के सामने 3 बड़ी समस्या थी। पहली, अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी, अमेरिका की स्लो ग्रोथ और तीसरी, बेरोजगारी दर का तेज़ी से बढ़ना। अमेरिकी चेयरमैन ने फैसला लिया कि वह महंगाई को कम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एग्रेसिव तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1981 में अमेरिका की ब्याज दरें लगभग 20% तक पहुंच गईं, जो जॉर्ज सोरोस के लगाए गए अनुमान के विपरीत था, यानी कि जॉर्ज सोरोस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 1981
कि इस इवेंट की वजह से जॉर्ज सोरोस के फंड का रिटर्न 30% से गिर गया, जिसकी वजह से जॉर्ज सोरोस के एसेट अंडर मैनेजमेंट पर 80 मिलियन का ठप्पा पड़ गया। 1981 की बड़ी लॉस के बाद जॉर्ज सोरोस ट्रेडिंग की दुनिया से कुछ दिनों के लिए दूर हो गए। 1981 से 1984 तक जॉर्ज सोरोस ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ खास एक्टिव नहीं थे। हालांकि इसी समय के दौरान उन्होंने आज की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की थी। जॉर्ज सोरोस ट्रेडिंग की दुनिया में 1985 से फिर से लौटते हैं, लेकिन उनके आते ही उनके सिर पर एक और नई मुसीबत आ जाती है। दरअसल 19 अक्टूबर 1987 में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है, जिसे हम ब्लैक मंडे क्रैश भी कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ब्लैक मंडे की क्रैश में जॉर्ज सोरोस के फंड को करीब $100 मिलियन का लॉस हुआ था। ब्लैक मंडे की क्रैश के बाद जॉर्ज सोरोस ने डिसाइड किया कि अब वह अपने बिजनेस में एक और अनुभवी व्यक्ति को शामिल करेंगे, जिसके लिए 1988 में जॉर्ज सोरोस ने स्टैनली डंकिन मिलर को क्वांटम फंड का मुख्य इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बना दिया। डंकिन मिलर ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के कई सारे बड़े निवेश के निर्णय लिए। 1988 के बड़े क्रैश के बाद 1990 से 2000 तक का 10 साल का समय जॉर्ज सोरोस के लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय अवधि के दौरान जॉर्ज सोरोस के लाइफ में 2 बड़े इवेंट होते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज तक उनको जानती है। जिसमें पहला था 1992 का बैंक ऑफ इंग्लैंड क्राइसिस और 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सबसे पहले हम 1992 के बैंक ऑफ इंग्लैंड के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जानेंगे, जिसे अंजाम देने का श्रेय जॉर्ज सोरोस को ही दिया जाता है। आइए समझते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड क्राइसिस में जॉर्ज सोरोस ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। दोस्तों, 1992 के बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्राइसिस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इस क्राइसिस के आने के पीछे की मुख्य वजहें क्या थीं। आखिर कोई क्राइसिस जब आता है तो उसके पीछे क्या प्लॉट सेट हुआ था और वो क्या कारण थे कि जिससे यह क्राइसिस आ गई। तो दोस्तों, 1992 के समय यूके की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, मंदी और बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही थी और ज़रूरत थी कि यूके की सरकार ब्याज दरों में कटौती करे। लेकिन यूके की सरकार ब्याज दर में कटौती न करके ब्याज दरों को लगातार बढ़ा रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूके की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह ब्याज दर को लगातार बढ़ा रही थी। तो इस मजबूरी को समझने के लिए हमें 1957 में जाना होगा, जब यूरोप के 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग मिल करके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम से एक संगठन बनाते हैं, जिसका उद्देश्य आपस में बिजनेस करने को आसान बनाना था। बाद में इस संगठन में कई सारे यूरोप के दूसरे देश भी शामिल हुए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके इस ग्रुप में 1973 में जुड़ा था। इस संगठन ने 1979 में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत इन सभी देशों ने डिसाइड किया कि वह एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम को लॉन्च करेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ERM सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, इस सिस्टम को लॉन्च करने की पीछे की वजह यह थी कि इस संगठन में शामिल सभी देश की करेंसी की वैल्यू को लगातार एक रेंज में बनाए रखा जाए, ताकि भविष्य में जब इस संगठन के सभी देश यूरो जैसी एक करेंसी की नींव रखें तो सभी देशों की करेंसी की वैल्यू एक जैसी रहे। 1979 में यूके ने ERM सिस्टम में शामिल होने से मना कर दिया था। यूके को उस टाइम लगता था कि अगर हम इस सिस्टम में शामिल हो जाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी की फ्रीडम खत्म हो जाएगी। लेकिन 1990 में यूके ने ERM सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, यानी अब से यूके की पाउंड करेंसी भी यूरोप के उस टाइम की सबसे मजबूत करेंसी जर्मन मार्क के साथ एक रेंज में बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि उस टाइम 1 पाउंड की कीमत 2 जर्मन मार्क के बराबर फिक्स किया गया है और ERM सिस्टम के तहत पाउंड करेंसी को 6% की अपर लिमिट और 6% की लोअर लिमिट के अंदर रहना है। यानी अब से 1 पाउंड को 2 जर्मन मार्क के 6% ऊपर की रेंज में और 6% नीचे की रेंज में ही रहना है। अगर ये रेंज टूटती है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करके इस 6% की रेंज को दोबारा से मेंटेन करना होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ERM रेंज को बरकरार रखने के लिए 2 तरीके अपनाती थी। पहला तरीका ब्याज दर को बढ़ा करके पाउंड की वैल्यू को मार्केट में तेजी से आकर्षक बनाता था। दूसरा तरीका ओपन मार्केट से खुद के फंड का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड करेंसी को खरीदता था, जिससे पाउंड करेंसी की डिमांड में आर्टिफिशियल तेजी आती थी। हालांकि यूके की अर्थव्यवस्था उस समय खराब थी, देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को जरूरत थी कि वह ब्याज दर में कटौती करे। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ERM रेंज को बरकरार रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, यानी
यह स्पष्ट था कि ERM रेंज को बरकरार रखना यूके गवर्नमेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड की सबसे बड़ी जरूरत थी। इस रेंज को बरकरार रखने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना पूरा दम लगा दिया। जॉर्ज सोरोस दूर से ये सारा खेल देख रहे थे। उन्हें पता था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ज्यादा दिन तक पाउंड को इस रेंज में बरकरार नहीं रख पाएगी, इसलिए जॉर्ज सोरोस ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर पाउंड को शॉर्ट सेलिंग कर दिया। जॉर्ज सोरोस के इस कदम से पूरी ट्रेडिंग की दुनिया में हड़कंप मच गया और बाजार के दूसरे निवेशक भी पाउंड पर शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पाउंड की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी और 16 सितंबर दिन बुधवार 1992 में पाउंड की कीमत काफी तेजी से नीचे गिरने लगी। पाउंड की वैल्यू फिर से बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 कदम उठाए। पहला, उन्होंने एक ही दिन में 2 बार ब्याज दर बढ़ा दिया। हालांकि इसके बावजूद भी पाउंड के लिए निवेशकों ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने खुद के फंड का इस्तेमाल करके मार्केट से पाउंड खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन लगातार खरीदारी के बावजूद भी पाउंड में शॉर्ट सेलिंग जारी थी, जिस वजह से पाउंड की वैल्यू लगातार गिर रही थी। अंत में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाथ खड़े कर दिए और डिसीजन लिया गया कि पाउंड को ERM की रेंज से बाहर निकाला जाएगा, यानी अब से पाउंड की कीमत मार्केट डिसाइड करेगा, ERM की रेंज नहीं। यूके के इतिहास में इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। जॉर्ज सोरोस ने शॉर्ट सेलिंग के जरिए करीब $1 बिलियन की कमाई की थी, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। ब्लैक वेडनेसडे के कारनामे के बाद जॉर्ज सोरोस को दुनिया ने द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का खिताब दिया। 1992 के बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्राइसिस के बाद जॉर्ज सोरोस अगले कुछ सालों तक शांत बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए बहुत सारा काम किया। जॉर्ज सोरोस दोबारा से 1997 में फिर से फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्टिव होते हैं। इस बार उनके निशाने पर पूरा एशिया आता है। दरअसल 1990 के दशक में एशियाई देश काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे थे। इन्हीं में एक देश थाईलैंड भी था, जो 1980 के बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के रास्ते पर तेज़ी से चलना शुरू किया था। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 1985 के बीच में थाईलैंड की GDP 5% की रेट से बढ़ रही थी, जो 1987 के बाद 9% से अधिक हो गई थी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने की वजह से थाईलैंड की सरकार के पास भारी मात्रा में फॉरेन कैपिटल रिजर्व जमा हो रहा था। देश में ग्रोथ होने की वजह से थाईलैंड में काफ़ी तेज़ी से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही थी। इसे देख करके विदेशी निवेशक थाईलैंड की करेंसी बात में बड़ा निवेश भी कर रहे थे। थाईलैंड की सरकार विदेश से बड़ा लोन लेकर के अपने देश में कई सारे बड़े रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है 2 जुलाई 1997 में, जब थाईलैंड की करेंसी बात की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी। दरअसल थाईलैंड की सरकार ने जो कर्ज ले रखा था उसके भुगतान में उन्हें भारी मात्रा में फॉरेन कैपिटल देना पड़ रहा था, जिस वजह से फॉरेन कैपिटल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहा था, जिस वजह से उनकी करेंसी बात की वैल्यू कमजोर हो रही थी। दूसरी तरफ थाईलैंड के रियल एस्टेट सेक्टर में बबल बना हुआ था। सरल शब्दों में कहा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड कम थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भारी मात्रा में पैसा फूका जा रहा था। जॉर्ज सोरोस ने थाईलैंड की इस खस्ता हालत को पहले से ही पहचान लिया था, जिस वजह से उन्होंने अपने फंड का इस्तेमाल करके थाईलैंड की करेंसी बात पर एक शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ले लिया। हालांकि यह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बात करेंसी पर शॉर्ट सेलिंग करने के बाद जॉर्ज सोरोस की फंड ने करीब $100 मिलियन की कमाई की थी। जॉर्ज सोरोस फंड एशिया के दूसरे देश की करेंसी पर भी शॉर्ट सेलिंग कर रही थी, जिस वजह से पूरे एशिया महाद्वीप में एक फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई थी, जिस वजह से कई सारे देशों की हालत नाजुक हो गई थी, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश भी शामिल थे। 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जॉर्ज सोरोस फिर से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में एक्टिव हो गए और साल 2000 के बाद जॉर्ज सोरोस के फंड में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल उनके भरोसेमंद साथी स्टैनली डंकिन मिलर ने उनके फर्म को छोड़ दिया था। साल 2000 के बाद से जॉर्ज सोरोस परोपकारी कामों में काफी अधिक रुचि लेने लगे थे। साल 2011 आते आते जॉर्ज सोरोस ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह देते हैं। 2011 के बाद से जॉर्ज सोरोस पॉलिटिकली काफी अधिक एक्टिव थे। जॉर्ज सोरोस ट्रेडिंग छोड़ने के बाद लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर काफी अधिक बोलना, लिखना और उसे फंडिंग देने का काम जारी रखे हुए हैं, जो साल 2025 में भी बरकरार है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे अपने पहले सब्सक्राइबर का वेट है, हो सकता है वो पहले सब्सक्राइबर आप ही हों। ठीक है, थैंक यू। आगे भी इस चैनल पे ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट
कंटेंट आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त, भाई बहन और भी दूसरे लोग जो फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करने में रुचि रखते हों उन्हें ये वीडियो भेजिए। फिलहाल मेरा अभी तक का ये जो 2 वीडियो है उतना कुछ खास एडिटिंग और साउंड क्वालिटी और बोलने के लहजे में सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हर एक वीडियो में और बेहतर बनाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।